नमस्कार। द फेडरल हाँ। देश के खास कार्यक्रम जनपद में आप सभी का स्वागत है। वाराणसी में हाँ, उत्तर हाँ, प्रदेश के सर मुख्यमंत्री चाइनीज राइस। योगी आदित्यनाथ की एक सभा हुई है और वहां से जो तस्वीरें निकलकर सामने बिल्कुल। आई हैं वो बीजेपी की चिंता बढ़ा सकती है। समाजवादी पार्टी की इन तस्वीरों के चलते बाँछें खिल सकती है। दरअसल हुआ ये कि योगी आदित्यनाथ जिस सभा में पहुंचे वहां पर आपको बता दें और उस सभा में तमाम जो कुर्सियां थी खाली थी और ये कहा जा रहा है कि इसके चलते मुख्यमंत्री नाराज भी हुए। तो आज हम इसी पे चर्चा करेंगे कि इन खाली कुर्सियों के क्या मायने हैं, इसका क्या अर्थ निकाला जाए। तो हमारे साथ चर्चा करने के लिए दो बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मोहम्मद आजम हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार नितिन श्रीवास्तव जी दोनों जुड़ गए हैं लखनऊ से। तो मोहम्मद आजम जी, क्या लग रहा है, एक तरफ आपने अगले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए सब कुछ झोंका हुआ, आज संसद में आपने देखा होगा संसद परिसर में किस तरीके की तस्वीरें निकल कर सामने आई। कान वाला नहीं, कान वाला नहीं। मोहम्मद जी, आजम जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? हाँ, आ रही है, आ रही है। तो आजम जी, लगातार प्रोटेस्ट चल रहा चंदा चोरी को लेकर योगी आदित्यनाथ की, लेकिन जो सभा हुई है वाराणसी में वहां कुर्सियां खाली थी। क्या लग रहा, क्या जनता जो है के सामने जो जादू था योगी जी का वो जादू क्या खत्म हो रहा? देखिए मनीष जी, जनता जागरूक हो गई है अब। वो बिल्कुल बहकावे में नहीं आएगी, ना ही वो अब हिंदू मुस्लिम की राजनीति में आने वाली है। यानी जो परंपरागत राजनीति का तरीका था, एक संप्रदाय के दूसरे संप्रदाय को लड़ाइए, वोट पाइए और सरकार चलाइए, वो अब चलने वाला नहीं है। जंतर मंतर के आंदोलन ने ये तय कर दिया कि अब मुद्दों की बात होगी, विकास की बात होगी, रोजगार की बात होगी, महिला सुरक्षा की बात होगी, सद्भाव की बात होगी, संविधान की बात होगी, कानून का राज चलेगा। अब व्यक्ति विशेष का राज नहीं चलने वाला है। इसी समझदारी से अब तमाम कोशिश कर रही है सरकार, बसें लगाती है, कन्वेंस देती है जनता को कि आइए, हमारे आने जाने का पैसा भी देती है, लेकिन उसके बावजूद जनता अब आने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो इनके खोखले नारों को समझ गई है। 10 साल में इन्होंने सिर्फ एक दूसरे को लड़ाया, एक दूसरे को दूसरे जातियों से लड़ाया, संप्रदायों से लड़ाया, और कुछ भी ऐसा नहीं किया जिसे जनता याद रखे। ऊपर से जो इनके यूएसपी थी, यानी राम मंदिर जिसे ये अपना यूएसपी कहते हैं, वहां भी चढ़ावा चोरी हो जाता है और व्यापक पैमाने पे चोरी हो जाती है। छोटी मोटी चोरी वो भी नहीं होती है, उसको भी दबाने की कोशिश की गई एसआईटी गठित करके। आज 45 दिनों में हम लोग बैठे हैं, एसआईटी ने कुछ भी ऐसा नहीं किया है जिससे ये माना जाए कि एसआईटी ने कोई ईमानदार जांच की हो। इसलिए अब जनता समझ गई। बिल्कुल बिल्कुल निजाम जी, अब देखना होगा, लेकिन हमारे साथ नितिन श्रीवास्तव जी बने हुए हैं, उनके पास हम चलते हैं। नितिन जी, क्या कहेंगे, जिस तरीके से वाराणसी में समरसता संकल्प कार्यक्रम था और पंडाल में जो है कुर्सियां खाली देखी गई और ये भी कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री जी नाराज हो गए। हालांकि उनकी सभाओं में अच्छी खासी भीड़ जुटती है, काफी जोश खरोश देखने को मिलता है, लेकिन अब जब इस तरीके की खाली कुर्सियां, विधानसभा चुनाव अगले वर्ष, कितनी बड़ी चिंता की बात है भारतीय जनता पार्टी के लिए? बिल्कुल देखिए मनीष जी, ये काफी चिंता का विषय है बीजेपी के लिए, खासतौर पर बीजेपी सरकार के लिए, क्योंकि वाराणसी जहां पर ये कार्यक्रम आयोजित हुआ था समरसता संकल्प, वो कोई नॉर्मल जगह नहीं है। वो एक प्रधानमंत्री यानी कि जो देश में बीजेपी के सबसे बड़े नेता हैं और उनकी संसदीय क्षेत्र भी है, उस जगह पर अगर ऐसी स्थितियां होती हैं तो निश्चित रूप से बीजेपी के लिए, बीजेपी की सरकार के लिए और केंद्रीय बीजेपी के लिए, उन सभी के लिए चिंता का विषय है। देखिए वाराणसी सामान्य सीट नहीं है, वाराणसी से तकरीबन तीन तीन जो है उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, स्वयं वहाँ के जो सांसद हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि बनारस को लेकर के बीजेपी का खासा फोकस है। हर कोई वहाँ पर
कार्यक्रम करता रहता है, चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो चाहे प्रदेश का कार्यक्रम हो। लेकिन ऐसी स्थिति में अगर वहाँ की कुर्सियां महज 30% ही भरी रहेंगी तो निश्चित रूप से ये आने वाले भविष्य का संकेत है और मुझे लगता है इसको लेकर के बीजेपी को काफी चौकन्ना होना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात ये है मनीष जी कि आखिरकार लोगों की उम्मीदें होती हैं कि आखिरकार बीजेपी की सरकार है, जो उनके कार्यकर्ता हैं, उनके काम होंगे। लेकिन मुझे लगता है कि बीते काफी लंबे समय तक उनके कार्यकर्ता जो है हाशिए पर हैं, उनके पदाधिकारी हाशिए पर हैं, कोई किसी की सुनता नहीं है, किसी का कोई बस नहीं है। तो उस नाते मुझे लग रहा है कुर्सियां खाली रह गई क्योंकि आमतौर पर देखिए वाराणसी जो क्षेत्र है, जाहिर-सी बात है कि मुख्यमंत्री का प्रोटोकॉल लगा है, कार्यक्रम है, काफी पहले से उनका प्रोटोकॉल लगा होगा, उनका समय लिया गया होगा, उनकी सहमति के बाद ही कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई होगी। बीजेपी की जो महानगर इकाई है, जिला इकाई है वाराणसी की, आसपास के जो क्षेत्र हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि उस दिन बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, उनका भी कार्यक्रम वहाँ पर प्रस्तावित था, लेकिन बांकीपुर चुनाव की वजह से जो है उपचुनाव की वजह से वो उस कार्यक्रम में नहीं आ पाए। हालाँकि ये जो घोषणा हुई है, काफ़ी देर में घोषणा हुई है। हो ये भी सकता है कि वहाँ की जो सीटें खाली हुई हों, उसको देख कर के उनको रिपोर्ट भेजी गई हो कि यहाँ पर सीटें बहुत कम हैं और ऐसी स्थिति में आपका आना यहाँ पर पार्टी के लिए और नुकसानदेह होगा और मैसेज गलत जाएगा। लेकिन योगी आदित्यनाथ चूंकि मंच पर थे, तमाम जो सरकार के मंत्री हैं, जो प्रभारी मंत्री हैं, वहाँ के जिलाध्यक्ष हैं, महानगर अध्यक्ष हैं, वो सब मंच पर थे और ऐसी स्थिति में उसके बावजूद 70% कुर्सियां जो खाली थी, तो वो अपने आप में सरकार के लिए, बीजेपी के लिए चिंता का सबब है। अब चूंकि देखिए मेन स्ट्रीम मीडिया से वो पूरी तरह खबर जो है पूरी तरीके से गायब थी, लेकिन सोशल मीडिया का जमाना है। अभी आपने हाल ही में देखा कि दिल्ली में किस तरीके से सोशल मीडिया पे क्रांति ला करके एक जनजी का आंदोलन हुआ। तो ऐसी स्थिति में उसी सोशल मीडिया पर जो तस्वीरें हैं, जो वीडियो है, वो वायरल है और वो वायरल वीडियो इस बात की गवाही दे रहा है कि आने वाले समय में बीजेपी जो है बीजेपी के लिए जो खासी नाराजगी है जनता के बीच में, उसका एक नमूना पेश किया गया है। फिलहाल विपक्ष इस पूरे मुद्दे को लेकर के बीजेपी और योगी आदित्यनाथ की सरकार पर हमलावर है। अब देखना होगा आखिरकार कि इस पूरे मुद्दे को लेकर के बीजेपी और जो उत्तर प्रदेश सरकार है वो किस ओर भरपाई करती है। लेकिन फिलहाल की स्थिति ये है मनीष जी कि आखिरकार इस तरह का नजारा जो है उत्तर प्रदेश में खासतौर पर योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्रित्व काल में ये पहली बार देखने को मिला है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ सिर्फ लगातार यूपी में बीजेपी के दूसरी बार के लगातार मुख्यमंत्री हैं, बल्कि विधायक दल के दूसरी बार नेता भी हैं। इन सबसे ऊपर वो बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हैं, यानी कि उनकी जो मौजूदगी है वो अन्य प्रदेशों में उनको फायर ब्रांड नेता के तौर पर प्रस्तुत किया जाता है। उनका बुलडोजर मॉडल खासा सराहा जाता है और उनको फायर ब्रांड नेता के तौर पर देश में स्थापित है। तो ऐसी स्थिति में बनारस, जो कि उनके गोरखपुर के पास का क्षेत्र है, उनके प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, तकरीबन उनके 3 से 4 वहाँ से मंत्रिमंडल में जो सदस्य हैं वो बनारस से आते हैं। ऐसी स्थिति में वहाँ पर सीटें खाली होना निश्चित रूप से ये एक बीजेपी के लिए, खासतौर पर योगी सरकार के लिए बेहद ही चिंता का विषय है। मनीष जी। नितिन जी, एक और बात बताइएगा, क्योंकि संत रविदास समरसता संकल्प रैली था, अगले 7 महीने तक चलना है, क्योंकि आपको पता है कि संत रविदास को मानने वाले कितनी बड़ी तादाद में उत्तर प्रदेश में है और उस सभा में लोगों का ना आना, जहाँ पे योगी जा रहे हैं, और संत रविदास का प्रभाव केवल उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका प्रभाव पंजाब तक है। तो इसको किस तरीके से लिया जाए? देखिए, संत रविदास का मुद्दा जो है इससे पहले भी उठा था, आपको याद होगा मनीष जी। लेकिन अभी जो बनारस के पास का जिला है भदोही, उसका जो है नाम बदलकर संत रविदास नगर कर दिया गया। तो आप देखिए, आज मायावती ने बीजेपी सरकार के इस फैसले की जो है सराहना भी करी है, लेकिन बावजूद उसके वहां पर लोगों का ना आना ये खासा चिंता का विषय है और ये सामान्य बात नहीं है, सामान्य स्थिति नहीं है। निश्चित रूप से ये एक बड़ी कहीं ना कहीं चूक है बीजेपी की, और मुझे लग रहा है कि अगर अभी से बीजेपी इस पूरे मुद्दे को लेकर के जो है नहीं सचेत होती है, तो आने वाले समय में बीजेपी को खासा और भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन जिस तरह की स्थिति हुई है, जिस तरह की आबो हवा बनी है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि चुनावी वर्ष में प्रवेश कर चुका है उत्तर प्रदेश, अब से 6 महीने के बाद उत्तर प्रदेश में आचार संहिता लागू हो जाएगी, चुनावी मोड में चला जाएगा। ऐसी स्थिति में बीजेपी का जो सबसे बड़े उनके नेता हैं, उनके संसदीय क्षेत्र का अगर ये हाल है, तो निश्चित रूप से आप अन्य जो जिले हैं, जो अन्य इलाके हैं, विधानसभा हैं, अन्य जो वीआईपी सीट्स हैं, उनकी स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। मुझे लग रहा है कि बीजेपी के लिए बेहद ही चिंता का विषय है, और भले ही नाम बदल दिया हो, बीजेपी ने भदोही का नाम जो है संत रविदास नगर कर दिया हो, लेकिन बावजूद उसके वहां पर भीड़ ना आना अपने आप में खासा चिंता का विषय और एक बीजेपी के लिए सोचनीय विषय है। मनीष जी। बिल्कुल आजम जी, क्योंकि आप जानते हैं संत रविदास बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पंजाब तक। और आपको पता है कि प्रधानमंत्री मोदी भी लगातार संत रविदास का जो कार्यक्रम होते हैं उसमें शिरकत करते रहे हैं। इसका कितना बड़ा प्रभाव आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में, क्योंकि उस सभा में लोगों का ना आना
दूसरी बात, क्योंकि वाराणसी में हमने ये भी देखा कि किस प्रकार छात्र सड़कों पे उतरे हुए थे जब जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट चल रहा था। उन छात्रों के समर्थन में, और क्योंकि वाराणसी एक बड़ा एजुकेशन सेंटर है, अलग-अलग राज्यों से वहाँ छात्र पहुँचते हैं, और जिस तरीके की सरकार के खिलाफ नाराज़गी देखी गई, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, ये सब क्या वजह है? और चंदा चोरी वजह है जिसके चलते योगी की लोकप्रियता, उनकी अब लोकप्रियता पे इसका आघात पहुँचने लगा है? हाँ मनीष जी, देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता और विशेषकर जो समाज संत रविदास जी को मानता है, ओबीसी और दलित समाज, वो ये जानता है कि भारतीय जनता पार्टी संत रविदास के नाम पे सिर्फ राजनीति कर रही है। अगर राजनीति नहीं कर रही होती तो मेरठ में दलित बेटी ललिता गौतम की हत्या होती है, और वो लोग, दलित समाज के लोग, न्याय के लिए गुहार लगाने के लिए डीएम ऑफिस पहुंचते हैं, प्रदर्शन करते हैं। प्रदर्शन के टाइम उनको डिटेन किया जाता है, और जिस वैन में डिटेन किया जाता है वहां आगे एसएसपी उनको थप्पड़ मारता है और गाली भी देता है। उसके बावजूद ये सरकार उस एसएसपी पे कोई कार्रवाई नहीं करती है। इसका मतलब कागजों में कहना और सही में उस समाज की इज्जत करना, दोनों में फर्क है। इसी तरह से ओबीसी समाज का एक दूल्हा जौनपुर में शादी के दिन उसकी हत्या हो जाती है, वो ओबीसी समाज सरकार से गुहार लगाता रहा लेकिन उसको न्याय नहीं मिला। तो दलित और ओबीसी दोनों समाज जो संत रविदास जी से अटैच्ड हैं, वो ये जानते हैं कि ये सिर्फ जवानी जमा खर्च कर रहे हैं, सही मानों में हमारा ख्याल नहीं रखते। दूसरी बात, आज जितने दलित आईएएस हैं, ओबीसी आईएएस हैं, पीसीएस हैं, आईपीएस हैं, उन्हें देखिए उनकी पोस्टिंग कहाँ है। कोई डीएम नहीं है, कोई एसएसपी नहीं है, कोई कमिश्नर नहीं है, कोई कप्तान नहीं है, कोई सीओ नहीं है। कहाँ है वो सब? क्या उनमें क्षमता नहीं है? नहीं, उनमें क्षमता है, लेकिन वो दलित हैं, ओबीसी हैं, रविदास जी के मानने वाले हैं, इसलिए हाशिए पे हैं। तो इनके जो ये कार्यक्रम चलाने जा रहे हैं, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि समाज ये देख रहा है कि सरकार हमारे साथ लगातार अन्याय कर रही है। और रहा सवाल, बनारस एक जागरूक जिला है, वो अब इनकी नफरती राजनीति, सांप्रदायिकता की राजनीति और जुमले की राजनीति से ऊब चुका है, समझ चुका है कि इन जुमलेबाजों से कुछ मिलने वाला नहीं है, इसलिए इनकी रैलियों में जाने का कोई औचित्य नहीं है। अब वो बदलाव के मूड में है। आने वाला समय बदलाव का समय है, उसी के साथ जनता जुड़ रही है। पीडीए का समय है, पीडीए ही आने वाले दिनों में निर्णायक होगा, और इसी दिशा में जनता काम कर रही है। बिल्कुल। और आज जो आजम जी, आपने तस्वीर देखी होगी संसद भवन में, जिस तरीके से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव वो चंदा चोरी की पेटियां लेकर बैठे हुए थे जमीन पे, और तमाम सांसद उस दान पेटी में जाकर दान कर रहे थे। तो क्या अब राम मंदिर चढ़ावा चोरी जो है, वो मुद्दा संसद में अब अगले हफ्ते आप लोग लेकर जाने वाले हैं, वहां पे उछालने वाले हैं? पेपर लीक को लेकर, अमित शाह को तो लेकर आपने सरकार पर दबाव बनाया हुआ है, तो क्या अगला हफ्ता चंदा चोरी के नाम रहेगा? मनीष जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। पेपर लीक एक ज्वलंत मुद्दा है, और उसी तरह से राम मंदिर चढ़ावा चोरी एक ज्वलंत मुद्दा है। दोनों मुद्दे समाज में व्यापक तौर से जुड़े हुए हैं, जहां एक मुद्दा गहरी आस्था का विषय है, दूसरा मुद्दा भविष्य का विषय है। एक तरफ युवाओं का भविष्य खराब हो रहा है, दूसरी तरफ जनता की आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो ये दोनों मुद्दे यकीनन आने वाले चुनाव में प्रभाव डालेंगे, निर्णायक होंगे, और ये मुद्दे संसद से सड़क तक आपको लगातार दिखेंगे, क्योंकि सरकार इन दोनों मुद्दों पे हैंडल करने में फेल है। सरकार आज भी चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी में जो लोग इन्वॉल्व रहे हैं, किसी भी बड़े व्यक्ति के नाम एफआईआर नहीं हुई, ट्रस्टीज से ना ही क्वेश्चनिंग हुई। तो ये सब सवाल हैं जो जनता समझ रही है, और जनता अच्छे से समझ रही है, इसीलिए जनता इनसे किनारा कस रही है। बिल्कुल। नितिन जी, आज आपने भास्कर की एक रिपोर्ट देखी होगी, और जिसकी चर्चा लगातार की जा रही है,
कि इंटरनल सर्वे करवाया गया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा और उसमें संख्या 180। तो योगी के सभाओं में कुर्सियां खाली और ये इंटरनल सर्वे, क्या कह रहा है ये? देखिए मनीष जी, इंटरनल सर्वे बीजेपी समय समय पर कराती आई है तमाम एजेंसियों के जरिए। तमाम उनके जो अपने सोर्सेज हैं, उसके अलावा उनके जो हिंदूवादी विंग्स हैं, चाहे वो आरएसएस हो, विश्व हिंदू परिषद हो, बजरंग दल हो, और या फिर उनका जो संगठन है। आपने देखा अभी संगठन की पूरी ओवरहॉलिंग हुई है उत्तर प्रदेश में। प्रदेश अध्यक्ष के लेकर के उनकी जो कोर टीम है वो उसका नया फॉर्मेशन हुआ है। तो ऐसी स्थिति में बीजेपी को तो जी जान लगा देना चाहिए था किसी भी रैली को सफल बनाने के लिए। लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में ये देखिए, योगी आदित्यनाथ की रैली कोई फ्लॉप हुई, ये तो बड़ी बात सही है। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री का वो संसदीय क्षेत्र है, और ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में योगी आदित्यनाथ की रैली का फ्लॉप होना, ये अपने आप में साफ संदेश है कि बीजेपी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ये बात भले बीजेपी का कोई नेता आपको फ्रंट पर आकर के भले ना बोले, लेकिन वास्तविकता यही है कि बीजेपी और सरकार के बीच में जो ठनी चल रही है, उसका जीता जागता नमूना है ये जो समरसता संकल्प रैली हुई है। तो जाहिर सी बात है कि देखिए, योगी आदित्यनाथ जब एक कोई मंत्री जाता है या कोई विधायक जाता है तो उसके साथ में गाड़ियों का काफिला होता है। 150 लोग तो वैसे ही उसके साथ हो जाते हैं। सुरक्षा का तामझाम होता है, टेंट वाले होते हैं, लाइट वाले होते हैं, विभाग वाले होते हैं, व्यवस्था वाले होते हैं, पानी नाश्ता चाय पानी वाले होते हैं। तो आप सोचिए कि अगर एक विधायक अगर किसी क्षेत्र में चला जाता है तो 100-200 लोग उसके साथ आ जाते हैं। लेकिन आप सोचिए कि प्रदेश का मुख्यमंत्री अगर वहां पर रैली कर रहा है और उसके बावजूद वहां पर महज 30% सीटें ही भरी हैं, तो निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है समय के लिए, बीजेपी के आने वाले समय के लिए। दूसरा सबसे मुद्दा जो आपने कहा इंटरनल सर्वे का, देखिए इंटरनल सर्वे बीजेपी समय समय पर कराती आई है, और लगातार वो हर 6 महीने पर, चाहे उनके राजनेता हों, चाहे मंत्री हों, चाहे विधायक हों, चाहे सांसद हों, उन सब के इंटरनल सर्वे के आधार पर ही बीजेपी अपनी जो टीम है वो तैयार करती है, उनको टिकट देती है, उनको मंत्री बनाना है, कैसे सामाजिक संतुलन बनाना है, कैसे उन सभी नेताओं को जो है आगे प्रमोट करना है, किस नेता को कहाँ पर किस कुर्सी पे बैठाना है, कौन सा विभाग देना है, ये सब कुछ तय रहता है। लेकिन बावजूद उसके ये मुझे लगता है कि बीजेपी के लिए आने वाले समय में एक बड़ी चिंता है, और मुझे लगता है कि भले कोई नेता इसमें कोई बोले ना, लेकिन लखनऊ से लेकर के दिल्ली तक जो तमाम जो इनके राजनेता हैं, जो बड़े नेता हैं, वो कहीं न कहीं इस मुद्दे को लेकर के खासा गंभीर होंगे, और वो लगातार बैठकें कर चुके होंगे। क्योंकि अभी देखिए हाल ही में मामला जिस तरह के जेनज़ी का उठा, उसके बाद बीजेपी की केंद्र सरकार बैकफुट पर है। सबसे बड़ी बात चंदा चोरी का मामला जिस तरह से आया है, उसके बाद से बीजेपी बैकफुट पर है। अभी हाल ही में तमाम देखा आपने, आरएसए का फैक्टर चल ही रहा है। उसके अलावा जो एथनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल है, वो भी कहीं न कहीं बीजेपी के लिए सिरदर्द बना हुआ है, आम जनमानस के बीच में चर्चा का विषय है। तो ऐसी स्थिति में कोई मुद्दा अभी खत्म नहीं हुआ है। भले धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया हो, भले सरकार ये कहे कि चंदा चोरी पर हमने एसआईटी बना दी है और वो जांच चल रही है, आरोपी जेल में है, भले सरकार ये कहे कि हम एथनॉल वाला जो पेट्रोल दे रहे हैं उससे गाड़ियों की कोई हानि नहीं है, लेकिन ये ऐसे तीनों मुद्दे हैं जो जनता से सीधे तौर पर जुड़े हैं और हर एक व्यक्ति प्रभावित है। तो मुझे लगता है कि इस तीनों ही मुद्दों से विपक्ष बिल्कुल टारगेट बना करके और बिल्कुल स्ट्रेटेजिकल ये कार्य कर रहा है। सबसे पहले आपने देखा कि जनजी को जिस तरीके से समर्थन दिया पूरे विपक्ष ने, राहुल गांधी प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरने पर बैठे, उसके बाद अखिलेश यादव, तमाम विपक्षी दलों ने जो है इस पूरे मुद्दे को घेराबंदी करी, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा। अब जाकर के जब पार्लियामेंट का सुचारू रूप से सदन चलने को लेकर के आग्रह किया गया, उसके बाद देखिए किस तरीके से पप्पू यादव एक बेकायदा साधु की वेशभूषा में वहां पर पहुंचे, दान पात्र लेकर के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, उसमें लोग पैसे डाल रहे हैं और बता रहे हैं कि चंदा चोर गद्दी छोड़, इस तरह के नारे चल रहे हैं। आपने देखा आज ही सदन की कार्रवाई के दरमियान किस तरीके से स्पीकर महोदय भी काफी नाराज हुए पप्पू यादव की वेशभूषा को लेकर के। तो अपने आप में ये मुद्दा भी कमजोर होने वाला नहीं है। देखिए सबसे बड़ी बात यह है मनीष जी कि चुनावी वर्ष भी उत्तर प्रदेश पहुंच चुका है, और बीजेपी को, केंद्र को और अपोजिशन को सभी को पता है कि अगर केंद्र को घेरना है तो निश्चित रूप से, अगर बीजेपी हमने फतेह कर लिया यूपी, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में केंद्र के लिए सिरदर्दी और बढ़ेगी। और यही वजह है कि अपोजिशन इसमें जी जान से जुटा हुआ है, और मुझे लग रहा है कि सदन की कार्रवाई जब तक चलेगी तब तक सरकार को जनजी का मुद्दा हो, चाहे राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा हो, या फिर एथनॉल वाला पेट्रोल का मुद्दा हो, इन तीनों ही मुद्दों पर अपोजिशन को घेरने का भरपूर मौका है। बिल्कुल। मैं बता दूं निज़ाम जी, 1 जुलाई को मुझे जानकारी मिली कि 1 जुलाई को हमारे फेडरल पे ही जो है ये खबर छापी गई थी, हमारे एक कंट्रीब्यूटर हैं उनके द्वारा, कि बीजेपी ने एक असेसमेंट करवाया है, सर्वे करवाया है 180 सीटों के बारे में, और आज
कल भास्कर की ओर से भी इस खबर को छापा गया, तो यानी पुष्टि हो गई कि इस खबर की कि इंटरनल सर्वे कराया गया। तो आप लोग के लिए 180 सीट, हालाँकि आप ये मान के चलेंगे आज़म जी कि कई ऐसे वोटर्स होते हैं जो फेंस पे होते हैं, जो फ्लोटिंग वोटर्स होते हैं, वो अंतिम समय में निर्णय लेते हैं। आप किस तरीके से कोशिश करेंगे कि 220 का जो फासला है, जो आपके खेमे में हमें नज़र आ रहा, तो उसको किस तरीके से बढ़ाएँ और 180 जो है वो कैसे नीचे जाए, ये कैसे सुनिश्चित करेंगे? ठीक है सवाल। जी, फिर से सवाल कर लेंगे प्लीज। नहीं, मैं आपसे ये कह रहा था कि अब जबकि खबर आ रही है कि 100 सीट जो खबर सामने आ गई, और हम लोगों ने पहले भी बताया था कि 180 सीट बीजेपी को सर्वे में बताया जा रहा है। यानी ऑब्वियस है कि आपको 220 सीटें आ रही हैं उत्तर प्रदेश में, तो 220 का फासला आगे कैसे बढ़े और भारतीय जनता पार्टी कैसे और नीचे जाए, ये कैसे सुनिश्चित करेगी? ये यकीनन जो सर्वे इंडिपेंडेंट हैं वो इस बात को बार बार दिखा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी बहुमत से बहुत दूर जा रही है। वो हमें दिखा रहे हो ना दिखा रहे हो ये अलग विषय हो सकता है, लेकिन वो ये बार बार दिखा रहे हैं कि वो बहुमत से दूर जा रहे हैं। अगर वो बहुमत से दूर जा रहे हैं तो चुनाव बाइपोलर है, या तो समाजवादी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी। तो आने वाले समय में समाजवादी पार्टी कम से कम उम्मीद कर रही है 250 से 350 सीटें जीतेगी, जो समाजवादी समाजवादी पार्टी या पार्टी इंडिया का अलायंस? इंटरनल सर्वे है। निजाम जी, समाजवादी पार्टी या इंडिया अलायंस? जी, समाजवादी पार्टी या इंडिया अलायंस? अच्छा, नहीं बिल्कुल समाजवादी पार्टी का कोई सर्वे नहीं है ये। हम लोग अपना सर्वे करा चुके हैं, हमारे इंटरनल सर्वे भी आए हैं। हम समाजवादी पार्टी लोकसभा 2024 से बेहतर पोजीशन में आज है। 24 में हम लोग करीब 225 सीटों पे थे, आज जो है हम लोग 350 सीटों पे हैं। और चुनाव आते आते हमारा टारगेट है कम से कम 300 सीटों पे हो। भारतीय जनता पार्टी 100 सीटों से कम में सिमट जाएगी। अब भारतीय जनता पार्टी चाहे जिससे सर्वे करा ले, चाहे जो कर ले, चाहे जो घोषणाएं कर ले, क्योंकि इनकी ईमानदारी को सब लोग समझ चुके हैं। बिल्कुल, बिल्कुल बहुत-बहुत शुक्रिया नितिन श्रीवास्तव जी, मोहम्मद आज़म जी, इस चर्चा में आप दोनों का जुड़ने के बहुत लिए। आभार सर। और तो दर्शकों, हम चर्चा कर रहे थे उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर, जिस प्रकार से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सभाओं में कुर्सियां खाली रहीं, और एक इंटरनल सर्वे में जिसमें बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को 180 सीटें ही केवल विधानसभा चुनाव में आ सकती है। ज़ाहिर तौर पर इन सर्वे के कारण बीजेपी की चिंता बढ़ने वाली है, और योगी आदित्यनाथ की सभाओं में खाली कुर्सियां क्या संकेत दे रही हैं, इसी को लेके हमने चर्चा की। तो आपको ये चर्चा कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर कमेंट करिए, और अभी तक आपने द फेडरल देश के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।